मिस्टर हॉगन मेरी रहनुमाई कर रहे थे। उन्होंने रास्ता तय करते हुए कहा, गो उस तरफ से मुझे भी रास्ता नहीं मालूम, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि अगर हम उसी समत चलते रहे तो कैंप तक पहुंच जाएंगे। फासला तवील हो सकता है और शिकारियों का खतरा भी बदस्तूर है। मैंने कहा, अब कुछ भी हो मिस्टर हॉगन, मुझे अफसोस है कि आपको परेशान होना पड़ा। वो बोला, नहीं, मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि वो दोनों लाशें मकामी पुलिस के लिए तशवीश का बायस बन जाएंगी, कहीं हम किसी मुसीबत में न फंस जाएं। मैंने कहा, आप देख चुके हैं मिस्टर हॉगन के लड़की की जिंदगी खतरे में थी। वो इसे अगवा कर रहे थे। पता नहीं बेचारी के साथ क्या वाकयात पेश आए हैं। क्या एक मजलूम लड़की की मदद करने के लिए उन जालिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाना मुनासिब नहीं था? हॉगन ने कहा, नहीं, मुझे तुमसे इख्तिलाफ नहीं है, मगर उनकी मौत कुछ और किया भी तो नहीं जा सकता था। फौरी तौर पर अगर हम ये सब कुछ न करते तो वो लड़की को मार देते। ठीक है, जो कुछ होना था हो चुका है, इसके बारे में सोचना बेकार है। वो शरीफुल नफ्स आदमी उन दोनों की मौत पर अफसरदा था, लेकिन सूरत हाल का एहसास भी उसे था। फिर भला वो क्या बोल सकता था? हमें काफी फासला तय करना पड़ा और उसके बाद हम उस जगह पहुंच गए जहां मिस्टर हॉगन ने अपना पड़ाव डाला था और जहां से हम शिकार के लिए निकले थे। लड़के और लड़कियां अभी तक जाग रहे थे और चांदनी रात का जश्न मनाया जा रहा था। रक्स और मौसीकी की आवाजें आ रही थीं। ओहो, तुमने देखा? ये वजह थी शिकार पर न जाने की। सबके सब थक गए थे। चूंकि हम अचानक और गैर मुतवक्के तौर पर वहां पहुंचे थे, इसलिए सबके सब भौंचक्का रह गए। और फिर हमारे साथ एक तीसरा वजूद देखकर उनकी आंखों में हैरत के आसार नजर आए। तब मिस्टर हॉगन ने कहा, देख क्या रहे हो? लड़की को सहारा देकर नीचे उतारो। चुनाचे सब दौड़ पड़े और तहजीब मेलकम एक्स को हाथों हाथ खैमे में ले जाया गया। सबकी आंखों में दिलचस्पी के तासुरात थे। मिस्टर हॉगन ने मुझसे कहा, सबसे पहले तुम उसकी चोटों को देखो। मेरे पास फर्स्ट एड बॉक्स है। पास्कल, जरा जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स उठा लाओ। नौजवान ने भाग भाग कर हॉगन के हुक्म की तामील की थी। उनमें एक लड़की शायद डॉक्टर भी थी। मिस्टर हॉगन ने ये खिदमात उसके सुपुर्द कर दी। तहजीब मेलकम एक्स के बदन पर कोई खास चोट नहीं आई थी, बस गिरने से जिस्म के बाज़ हिस्से छिल गए थे जिनसे खून रिस रहा था। चुनाचे वहां बैंडेज कर दी गई और उसे आरामदेह बिस्तर पर लिटाकर समूर के कंबल से ढक दिया गया। सबके चेहरों पर इस्तिफसार था। मिस्टर हॉगन ने यह कहकर उन सबको मुतमईन कर दिया कि ये लड़की एक हादसे का शिकार हो गई थी। बेचारी कुछ ऐसी हालत में थी कि हमें इसके लिए अपना प्रोग्राम मुलतवी करना पड़ा। इस वजाहत के बाद किसी ने कोई सवाल करने की जुर्रत नहीं की थी। मैं तहजीब मेलकम एक्स के करीब बैठ गया। वो बेहोश थी। मैं जानता था कि थोड़ी देर के बाद वो होश में आ जाएगी। फिलहाल उसे उसी तरह आराम करने दिया जाए। मिस्टर हॉगन भी काफी देर मेरे पास बैठे रहे। फिर मैंने उसे कहा, मिस्टर हॉगन, आप आराम कीजिए, मैं इसके पास मौजूद हूँ। वो बोला, मेरा ख्याल है तुम भी अगर आराम करो तो कोई हर्ज नहीं है। वैसे मैं तुमसे मुतासिर हुआ हूँ डियर, क्योंकि इंसानी हमदर्दी के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल देना आम लोगों का काम नहीं होता। तुमने जिस तरह शदीद खतरा मोल लेकर इस लड़की की मदद की, इससे मेरे दिल में तुम्हारी वक़्त बढ़ गई है। मैंने कहा, शुक्रिया मिस्टर हॉगन, मैं समझता हूँ कि मेरी जगह आप भी होते तो यही करते। वो बोला, हाँ, करना तो यही चाहिए था, लेकिन बेटे, उम्रों का फर्क भी एक हैसियत रखता है। मैं इतनी मुस्तैदी से वो सब कुछ नहीं कर सकता था जो तुमने कर लिया। मैंने कहा, एक बार फिर शुक्रिया मिस्टर हॉगन, बराह करम अब आप आराम कीजिए। वो बोला, मैं एक बात सोच रहा हूँ। मैंने पूछा, वो क्या? उसने कहा, अगर वो लोग लड़की से कोई खास ही निस्बत रखते हैं तो क्या वो हमें तलाश करने की कोशिश नहीं करेंगे? उनमें से एक शख्स फरार भी तो हो गया था। मैंने कहा, इसका इम्कान तो है मिस्टर हॉगन, लेकिन एक बात का मुझे यकीन है, वो ये कि इनमें से कोई भी हमें पहचान नहीं सका था। जाहिर है घोड़ों की भी कोई पहचान नहीं होती, क्योंकि इस किस्म के बेशुमार घोड़े इन मैदानों में दौड़ रहे हैं। इसलिए उस वक्त तक जब तक कि ये लड़की सामने ना आ जाए, हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। हम इसका ख्याल रखेंगे। उसने पूछा, मगर अब करोगे क्या? मैंने कहा, कुछ नहीं, इसके होश में आ जाने का इंतजार और उसके बाद जो भी सूरत हालात होगी उसी के मुताबिक काम किया जाएगा। अगर ये अपने साथियों से बिछड़ी हुई है तो हम इसे इनके पास पहुंचा देंगे, और अगर कोई और कार्रवाई इस सिलसिले में जरूरी हुई तो वो भी की जाएगी। मेरा ख्याल है तशवीश की फिलहाल कोई बात नहीं है। उसने कहा, ठीक है, तुम इसके पास रहो और इसका ख्याल रखो। अगर ये होश में ना आए तो तुम भी यहीं सो जाना। भाई, शिकारी जिंदगी में तकालीफ तो उठाना ही पड़ती हैं। तुम्हारे लिए कोई बिस्तर मुहैया नहीं किया जा सकता। मैंने कहा, कोई बात नहीं मिस्टर हॉगन, मुझे उसकी हाजत भी नहीं है। मिस्टर हॉगन खैमे से निकल गए। मैं महसूस कर रहा था कि मैं उस शरीफ आदमी पर बार बना हुआ हूँ, लेकिन उस वक्त उसकी रफाकत मेरे लिए जरूरी थी। तहजीब को इस हाल में देखकर मेरे दिल पर जो बीत रही थी वो मैं ही जानता था। इस लड़की से मुझे इश्क नहीं था, मुझे उससे बहुत ज्यादा उनसियत भी नहीं थी। बस उसके जरिए मेरी कुछ जरूरतें पूरी हुई थी। हार्वर्ड से जान बच गई थी
गो इस काम के लिए मुझे एक तवील वक्त गोइटे हिल में गुजारना पड़ा था और न जाने कैसे कैसे हंगामे मेरी जिंदगी में आ गए थे, लेकिन उसके नताइज भी मेरे लिए ही बेहतर रहे थे, क्योंकि मुझे उन जज्बों की तस्कीन का मौका मिला था जो मेरे सीने में मौजूद थे। मेरे वजूद का एक एक जर्रा इस मकसद के लिए वक्फ था जिसके लिए मैंने अपना मुस्तकबिल तबाह कर लिया था। और उसके बाद नाइमा बर्क से मुलाकात और बाकी जो तमाम वाकयात पेश आए थे वो मेरे लिए खासी दिलकशी का बायस थे, लेकिन इन सब का सबब तहजीब मैल्कम एक्स ही बनी थी। और अब ये बात मेरे लिए बहरहाल एक खलिश का सबब थी कि मैंने उस अच्छी लड़की को धोखा देकर अपना मकसद पूरा किया। अब जब मुझे वो इस हाल में मिली तो मैं किसी तौर उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था, जबकि मेरे दिल में ये ख्वाहिश भी थी कि जिंदगी के किसी भी हिस्से में मैं तहजीब मैल्कम एक्स के इस नुकसान का इजाला करूंगा जो उसे मेरे हाथों पहुंचा था। और इत्तेफाकात ने मुझे फौरन ही ये मौका फराहम कर दिया था, लेकिन सूरत हाल खासी उलझी हुई थी। वो कौन लोग थे जो तहजीब को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, और इस नुकसान की नौयत क्या थी? क्या वो उसे हलाक करना चाहते थे या सिर्फ गिरफ्तार करना चाहते थे? और गिरफ्तार भी करना चाहते थे तो क्यों? लेकिन ये सब कुछ तो तहजीब के होश में आने के बाद ही मालूम हो सकता था। रात तकरीबन गुजर चुकी थी और अब रोशनी की आमद थी। चांद छुप गया था और सन्नाटा चारों समत फैला हुआ था। दफतन मैंने तहजीब के हलक से एक राह की आवाज सुनी और चौंक कर सीधा हो गया। मेरी निगाहें उसके चेहरे पर जम गई थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके नजदीक पहुंच गया। खेमे में एक छोटा सा बैटरी लैंप रोशन था जो यहाँ खास तौर से रोशन रखा गया था, वरना दूसरे खेमों के लैंप बुझ चुके थे। उस लैंप की मध्यम रोशनी में मैंने तहजीब को आंखें खोलते हुए देखा और उसके बिल्कुल नजदीक खिसक आया। चंद लम्हे वो बिल्कुल खाली उस ज़हनी के आलम में खेमे की छत को घूरती रही। फिर जैसे उसे होश आ गया और उसने मुतवहश अंदाज में उठने की कोशिश की, मगर मैंने निहायत नरमी से अपना हाथ उसके कांधे पर रख दिया। मैंने कहा, तहजीब बिल्कुल बेफिक्र रहो, मुझे पहचानो, मैं हूँ अली यार खान, तुम इस वक्त खतरे में नहीं हो। उसने मुझे देखा, देखती रही और फिर आहिस्ता आहिस्ता आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात उभर आए थे। मैंने कहा, तहजीब अगर होश में आ गई हो तो अब आंखें खोलो, मुझसे बात करो, मुझे पहचानो तो सही, क्या तुम्हारे जहन में मेरा नाम नहीं है? उसने आंखें खोल दी और मैंने उसकी आंखों में नमी देखी। कोनों से आंसुओं के 2 कतरे फिसले और उसके दोनों समत बह गए। मैंने उन आंसुओं को देख लिया था और न जाने क्यों मुझे बेपनाह खिजालत का एहसास हुआ। ये आंसू बहुत सी कहानियां सुनाते थे। मैं खामोशी से उसे देखता रहा और फिर मैंने अफसरदा लहजे में कहा, तहजीब प्लीज प्लीज मुझसे बात करो, तुम्हारे आंसू मेरे लिए बहुत कीमती हैं, क्या मेरी ये दरखास्त कबूल करोगी तुम? उसने आंखें खोली, मुझे देखती रही और फिर दोनों हाथ उठाकर आंसू खुश्क कर लिए। फिर आहिस्ता से बोली, सॉरी अली, सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी उठाना पड़ रही है। मैंने कहा, नहीं तहजीब, मुझे जलील न करो, ऐसी कोई बात न करो, मेरी दरखास्त है तुमसे। वो अजीब सी निगाहों से मुझे देखने लगी, फिर बोली, अली तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? मैं तो ख्वाब ख्याल में भी कभी ये नहीं सोच सकती थी कि तुम मुझे इस तरह इतनी जल्दी दोबारा मिल जाओगे। मंसूबे तो बहुत से थे मेरे जहन में, सोचा यही था कि मिलूंगी जरूर तुमसे, खा कुछ भी हो जाए, तुमसे मुलाकात जरूर करूंगी, लेकिन इतनी जल्दी मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी इसका मुझे अंदाजा नहीं था। मैंने कहा, तहजीब अगर मुझसे पूछो तो दर हकीकत ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशनसीबी है। मैंने एक नाजुक मरहले पर तुम्हें मुसीबत से बचाकर यूं समझो अपने आप पर एहसान किया है। तहजीब ने कहा, मैं उठकर बैठ जाऊं? मेरा ख्याल है मेरे जिस्म पर कोई गहरा जख्म नहीं है, मुझे किसी तकलीफ का एहसास नहीं हो रहा। मैंने कहा, हाँ उठ जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो बोली, नहीं प्लीज, बिल्कुल नहीं, ये कैंप तुम्हारा है। मैंने कहा, ये कहानी जरा तफसील से ही सुनाऊंगा, तुम अगर बोलने में दिक्कत महसूस कर रही हो तो आराम से लेटी रहो, कोई जल्दी नहीं है, बहुत वक्त है हमारे पास। वो बोली, नहीं मैं ठीक हूँ अली, यकीन करो बिल्कुल ठीक हूँ। उसने जवाब दिया और उठकर बैठ गई। अजीब सी हालत हो रही थी उसकी और मुझे अपना भी एहसास था। मैं भी यकीनन उस वक्त अजीब सी कैफियत का शिकार था। दिल की गहराइयों में दर हकीकत तहजीब के लिए कोई ऐसा जज्बा मौजूद नहीं था जिसे इश्क का नाम दिया जा सके, लेकिन उसके बावजूद मुझे उससे बेपनाह उनसियत महसूस हो रही थी। दिल चाह रहा था कि उसके लिए वो सब कुछ करूं जो अपने किसी अजीज, अपने किसी प्यारे के लिए किया जा सकता था। बहुत जज्बाती सी कैफियत हो रही थी मेरी, जिसका इजहार शायद मेरे चेहरे से भी हो रहा होगा। तहजीब कई बार निगाहें उठाकर मुझे देख चुकी थी और फिर उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, अली तुम अजीब से अंदाज से मुझे देख रहे हो। मैंने कहा, हाँ तहजीब, बस कुछ अजीब सी कैफियत का शिकार हूँ, तुम्हें बता नहीं सकता। उसने नाज भरे अंदाज में कहा, बताओ ना। मैंने कहा, ये बताओ, माजरत करूं तुमसे, माफी मांगूं या फिर? बोली, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं खुद अपनी ही निगाह में जलील हो जाऊंगी। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि गलती मेरी ही थी,
میں بہت کچھ نظر انداز کر چکی تھی۔ میں بھول چکی تھی کہ کیلیفورنیا یونیورسٹی کا ذہین ترین طالب علم، جو زمانہ طالب علمی ہی میں اپنا ایک مقام رکھتا تھا اور اپنے آپ کو منوا چکا تھا، اگر وہ کسی مقصد کے لیے اپنا مستقبل قربان کر دے تو پھر وہ اس مقصد سے کیسے ہٹ سکتا ہے؟ مجھے یاد رکھنا چاہیے تھا، غلطی تو میری ہی تھی۔ میں نے یہ بات کیوں نظر انداز کر دی تھی کہ تم فلسطینی مفادات کے لیے اپنی زندگی وقف کر چکے ہو؟ کسی ایسے سلسلے میں بھلا کسی کی مدد کیسے کر سکتے ہو جس میں فلسطینی مفادات کو خطرہ لاحق ہو؟ گوئٹے ہل میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ اسرائیلیوں کے حق میں جاتا تھا۔ میں یہ بات بھول گئی تھی کہ میرا مشن جس میں نے تمہیں شریک کیا تھا صرف والٹر موبائل کا مشن نہیں بلکہ اس کے پس پشت اسرائیلی مقاصد بھی کار فرما تھے۔ جب تمہیں اس بات کا علم ہوا کہ اس طرح اسرائیلیوں کو گوئٹے ہل میں ایک اہم کام کرنے کا موقع مل رہا ہے تو تم اس سارے پروگرام کے مخالف ہو گئے، اور تمہیں ہونا بھی چاہیے تھا۔ تمہاری یہ سوچ بھی درست تھی علی کہ میں تنہا تمام امور کی ذمہ دار نہیں تھی، اور وہ سب کچھ میرے ایمان پر نہیں ہو رہا تھا، اس لیے تم مجھ پر اعتماد نہیں کر سکتے تھے۔ سنا تم نے، میری باتوں کو جھوٹ نہ سمجھنا۔ مجھے آج بھی یہ اعتماد ہے کہ اگر معاملہ صرف میری ذات کا ہوتا تو تم مجھ سے ضرور کہہ دیتے کہ والٹر موبائل کی امداد سے ہاتھ اٹھا لوں اور اس انقلاب کو کامیاب ہونے دوں۔ اب اس موضوع پر مزید کچھ نہ کہنا، اور یہ بھی مت سوچنا کہ تمہاری ذات میرے لیے کسی نقصان کا باعث بنی ہے۔ میں تو ان جذبوں کی بے پناہ قدر کرتی ہوں جو تمہارے سینے میں موزن ہیں۔ غلطی میری ہی تھی، تم نے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، لیکن میں اس نقطے پر غور نہ کر سکی۔ اور ایک اور بات بھی سن لو، میں بھی کسی گھٹیا فطرت کی مالک نہیں ہوں۔ اگر مجھے اس بات کا احساس ہو جاتا تو یقیناً میں تمہارے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش نہ کرتی۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا کہ میں ذاتی طور پر اس مشن سے کنارہ کش ہو جاتی اور تمہاری ہم نوا بن جاتی۔ ہاں علی، میرے دل میں تمہاری ویسی ہی وقت، ایسی ہی محبت ہے۔ تہذیب نے مجھے پانی پانی کر دیا تھا۔ دل کے کچھ حساس گوشوں میں ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ وہ احساسات جن سے ہمیشہ دور رہنا چاہتا تھا آہستہ آہستہ ابھرنے لگے تھے۔ زندگی میں کسی ایسی شے کا وجود نہیں تھا جسے میں اپنی زندگی کے مقصد پر فوقیت دوں۔ محبت نہیں ہوئی تھی کسی سے۔ ہاں، کچھ کردار سامنے آئے تھے جو مجھے متاثر کر گئے تھے، اور صدف العیش ان میں سب سے نمایاں حیثیت رکھتی تھی، لیکن وہ بھی میرے دل کے ان نازک گوشوں کو نہیں چھو سکی تھی جن میں محبت پرورش پاتی ہے۔ تہذیب میلکم ایکس کا یہ بے پناہ اعتماد اور اس کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ بڑی اہمیت رکھتے تھے، اور نہ جانے کیوں یہ آواز میرے سینے کے خول میں داخل ہو کر دل کے ان نرم گوشوں تک پہنچ رہی تھی جو انتہائی حساس ہوتے ہیں۔ میرا ہاتھ بے اختیار اس کے بالوں پر پہنچ گیا۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، ہاں تہذیب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے اپنی زندگی فلسطینی مقاصد کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ تم سب کچھ جانتی ہو تہذیب میرے بارے میں، بلا شبہ تم سب کچھ جانتی ہو۔ میں تمہارے سامنے ایک لفظ بھی غلط نہیں بولوں گا۔ در حقیقت اس وقت تک میں تم سے بالکل مخلص تھا جب تک مجھے یہ علم نہیں تھا کہ والٹر موبائل اسرائیلی مفادات کا حامی ہے۔ میرے ذہن میں تبدیلیاں اسی وقت رونما ہوئیں جب یہ بات میرے علم میں آ گئی کہ ایک اسرائیلی منصوبہ گوئٹے ہل میں بھی تکمیل پا رہا ہے اور والٹر موبائل اس کا سرپرست ہے۔ بس یہیں سے میری ذہنی رو بھٹک گئی۔ اور تہذیب، تم خود سوچ سکتی ہو کہ جس مقصد کے لیے میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اسے مجروح ہوتے ہوئے میں کبھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ بولی، اس سلسلے میں مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم سب اس خیال کو ذہن سے بالکل نکال دو؟ میں نے کہا، بہت شکریہ تہذیب، بہت بڑی بات ہے یہ، اس سے تمہاری عظمت کا احساس ہوتا ہے، اور اس کے بعد میرے ذہن میں جو سوالات پیدا ہوں گے میں انہیں تم سے ضرور پوچھوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ تم ان کا بالکل صحیح جواب دو گی۔ تہذیب نے اسی اعتماد سے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں۔ میں نے کہا، یہ سب کیا تھا تہذیب؟ وہ لوگ کون تھے؟ تم اس طرف کیسے نکل آئیں؟ میں یہ سب کچھ جاننے کے لیے بے چین ہوں۔ تہذیب کے ہونٹوں پر ایک اداس سی مسکراہٹ پھیل گئی، پھر وہ بولی، گرین پول والٹر موبائل کی مدد کرنے میں ناکام ہو گئی اور اس کے تمام تر ذمہ داری مجھ پر ڈالی گئی۔ حقیقت بھی یہی تھی علی کہ میری وجہ سے گرین پول کچھ نئی منصوبہ بندی نہ کر سکی۔ ان لوگوں کے اختیارات لامحدود ہیں اور وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر والٹر موبائل زندہ ہوتا اور کسی طرح اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا ہوتا اور اس کے تمام وسائل ختم ہو گئے ہوتے، تب بھی گرین پول اتنی طاقتور ہے کہ وہ جوابی کارروائی کے لیے کوئی زبردست منصوبہ بندی کر سکتی تھی۔ اس شکست اور اس ناکامی کے اسباب کا تجزیہ کیا گیا اور اسی وقت مجھے حراست میں لیا گیا جب ہمیں گوئٹے ہل سے نکالا گیا تھا۔ ہم میں سے کچھ لوگ صرف دکھاوے کے لیے ملک بدر ہو گئے، لیکن مجھے تحقیقات کے لیے یہیں رکھا گیا۔ البتہ گوئٹے ہل کے دارالحکومت سے ہٹ کر ہم اس طرف آ گئے تھے جہاں مجھے زیر تفتیش رکھا گیا اور وہ تمام معلومات مجھ سے حاصل کی گئیں جو اس سلسلے میں کی جا سکتی تھیں، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے مجرم گردانا اور میرے تمام اختیارات چھین لیے گئے۔
और उसके साथ साथ ही मुझे मौत की सजा भी सुना दी गई। बस अली मरने को जी नहीं चाहता था, इसलिए कोशिश करके उनके दरमियान से भाग निकली। उसके बाद उनसे छुपने का मसला था जो सबसे ज्यादा दुश्वार साबित हुआ। वो मुस्तकिल मेरे ताक़ुब में थे। खासी तवील आंख मचोली होती रही। आखिर में उनसे जान बचाने के लिए उन बर्फानी इलाकों की समत निकल आई, लेकिन जहां भी उन्होंने मेरा पीछा न छोड़ा। बस ये मुख्तसर सी कहानी है। मकसद यही था कि मुझे गिरफ्तार करके ग्रीन पोल के प्रोग्राम के मुताबिक सजाए मौत दी जाए, लेकिन तुमने मुझे फिर बचा लिया। वो आहिस्ता से मुस्कुराई और मेरे चेहरे पर कर्ब के आसार उभर आए। मैंने कहा, तहजीब, माफी नहीं मांगूंगा तुमसे क्योंकि तुम मना कर चुकी हो, लेकिन एक बात का इजहार जरूर करना चाहता हूं। तुम तक पहुंचने से पहले उन्हें मुझ तक पहुंचना होगा। मेरे लहजे में बला की सख्ती और असर था, लिहाजा तहजीब की जो कैफियत होना थी वो क्यों ना होती। उसने मेरा बाजू पकड़कर अपना रुखसार मेरे बाजू पर टिका दिया था। बोली, मैंने तुमसे कहा ना अली कि मैं जीना चाहती हूँ और ये भी कहती हूँ कि एक मजबूत सहारा मिल जाए। अब मुझे किसी बात की कोई फिक्र नहीं रही। हाँ, इसके बावजूद अगर मौत मुकद्दर है तो यकीन करो हंसकर इसे गले लगा लूंगी। मैंने कहा, बस तहजीब, हम ये जज्बाती गुफ्तगू अब खत्म करते हैं। यूं समझो कि मेरे और तुम्हारे रास्ते अब अलग अलग नहीं हैं। ये बहुत अच्छा हुआ कि ग्रीन पोल ने खुद ही तुम्हें आजाद कर दिया, वरना अगर तुम मुझे किसी और पोजीशन में मिल जाती तो दूसरी दरखास्त मैं तुमसे यही करता कि ग्रीन पोल को छोड़ दो और मेरे साथ जिंदगी बसर करो। मेरे इन अल्फाज ने तहजीब की आंखों में अजीब सी चमक पैदा कर दी। बोली, बहुत बड़ी बात कही है तुमने अली, बहुत बड़ा सहारा दिया है मुझे। तुम्हारे साथ जिंदगी बसर करने का मकसद ये है कि मुझे हमेशा के लिए तुम्हारा एतमाद हासिल हो जाए। मैंने कहा, हाँ तहजीब, हम दो दोस्तों की मानिंद दो साथियों की तरह वक्त गुजारेंगे। और तहजीब, मुझे अब तुमसे ये कहने में कोई आर नहीं है कि तुम्हारे लिए मेरे दिल में एक खास जगह बन चुकी है, लेकिन हम अपने इन तासुरात को कोई और रंग नहीं दे सकते। इसलिए तहजीब के मेरी जिंदगी का मिशन मुख्तलिफ है। मैं अभी बहुत कुछ करना चाहता हूँ। वो बोली, अली तुम भी सुन लो, कुर्बतों का मकसद ये नहीं होता कि तमाम फासले खत्म हो जाएं। पाकीज़ा जज्बात अपनी एक अलग हैसियत रखते हैं। बस तुम्हारा साथ ही मेरे लिए काफी है। मैंने उसका शाना थपथपाया और आहिस्ता से बोला, ठीक है, हमारे दरमियान ये एक मुआहिदा उस वक्त तक के लिए है तहजीब जब तक सांसें हमारे सीनों में मौजूद हैं, और अगर हालात ने और वक्त ने हमें मौका दिया तो हम इस साथ को दायमी बना लेंगे। तहजीब की आंखों में मुसर्रत के आंसू चमकने लगे थे। उसका चेहरा गुलाब की तरह खिल उठा था। वो बोली, बस इतना ही काफी है अली, मैं अपनी तकदीर पर फूली नहीं समा रही। मैंने कहा, चलो छोड़ो इन बातों को, अब मैं तुम्हें मौजूदा सूरत हाल से आगाह कर दूं। मसला यह है कि गोइटे हिल में जनरल टेरिस के बरसरे इख्तिदार आने के बाद मेरी मुलाकात एक फलस्तीनी मुजाहिदा से हुई थी। वो मुझे वापस बैरूत ले जाना चाहती थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। दरअसल अब मैं उन लोगों से अलहदा रहकर काम करना चाहता हूँ, अपनी जुदागाना हैसियत में, ताकि मेरे ऊपर पाबंदियां न रहें। वो लोग इस बात के ख्वाहिशमंद थे कि मैं पहले की तरह ही उनमें शामिल रहूं, लेकिन मैंने इस बात को तस्लीम न किया और वहां से निकल आया। मैं सुकून की तलाश में सरगर्दा था। मुख्तलिफ किरदार रास्ते में आए, उनमें से एक मिस्टर ढोक भी हैं जो अभी तक मेरे हमरा हैं। फिर जब मैं उस शिकारगाह की तरफ आया तो मेरी मुलाकात मिस्टर हॉगन नामी एक शख्स से हो गई, जो अपने अहले खानदान के साथ यहाँ सफेद लोमड़ी का शिकार करने आया था। ये कैंप उसी का है। मिस्टर हॉगन से मेरा कोई गहरा राब्ता नहीं है, बल्कि सिर्फ सरेराह शनासाई वाली बात है। जब मैं मिस्टर हॉगन के साथ सफेद लोमड़ियों के शिकार की तलाश में सरगर्दा था तो हमने तुम्हारी चीख सुनी थी और हम इस तसव्वुर के साथ आगे बढ़े थे कि कहीं किसी को हमारी राइफल से निकली हुई गोली न लग गई हो। उसके बाद उन तीनों आदमियों का मामला दरपेश आया, जिनमें से 2 हलाक हो गए। एक तुम्हारे हाथों और एक मेरे हाथों। एक फरार हो गया। मैं जानता हूँ तहजीब के ग्रीन पोल के नुमाइंदे इन अतराफ में तुम्हें जरूर तलाश करेंगे, लिहाजा अब हमें एक खास प्रोग्राम के तहत यहाँ से निकलना होगा। सुबह की रोशनी में मिस्टर हॉगन तुम्हारी खैरियत मालूम करने आएंगे। बेहतर ये होगा कि तुम उनके सामने ही होश में आओ। मैं उनसे यही कहूंगा कि तुम रात भर बेहोश रही हो या सोती रही हो। सुबह को तुम होश में आओगी तो बहुत खौफजदा होने का मुजाहिरा करोगी। तुम यही कहोगी कि तुम किसी को कुछ बताना नहीं चाहती। बस इतना ही बता सकती हो कि वो खतरनाक लोग तुम्हें अगवा करके कहीं ले जाना चाहते थे और तुम जान बचाकर निकल भागी। उसके बाद तुम ये दरखास्त करोगी कि तुम्हें काल्मो कैंपो पहुंचा दिया जाए। वहां से तुम अपना रास्ता खुद मुंतखब कर लोगी और मैं तुमको लेकर रवाना हो जाऊंगा। यूं हम किसी को शुबे का मौका दिए बगैर यहाँ से निकल जाएंगे। तहजीब ने कहा, ठीक है, और फिर मेरे हाथ पर हाथ रख दिया। बोली, अब तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो, बहुत मुशक्कत की है तुमने। मैंने कहा, शुक्रिया मैडम, आप भी करवट बदल कर सो जाइए, और हाँ, कोई जख्म तकलीफ तो नहीं दे रहा। उसने कहा, नहीं। उसने मेरे कहने के मुताबिक करवट बदल ली। मैं उसे कुछ फासले पर लेट गया था,
लेकिन जहन में अजीब कैफियत थी। मैं उस कैफियत का मफहूम समझने से कासिर था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।